अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर 19 है, जो उसका जो नाम है पावर एसी है। इसमें हम लोगों ने अपेरेंट पावर को देखना है, रिएक्टिव पावर को देखना है और एवरेज पावर को देखना है। अच्छा, जैसे आप लोगों को एक्सप्रेशन का पता है, पावर जो डिलीवर करते हैं लोड को, उसका एक्सप्रेशन P इक्वल टू वी आई है। और वी और करंट के जो साइनसॉइडल फॉर्म्स है जनरल फॉर्म्स के अंदर, वो हम लोग की फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, जिसमें आप पहले भी आपको डिस्कस कर दिया कि ये आपकी इसकी जनरल फॉर्मेट है वोल्टेज की वेव फॉर्म की, और करंट की वेव फॉर्म की ये जनरल फॉर्म ये वाली है, जिसमें आपका थीटा जो फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट के जब आपका रेजिस्टिव लोड होगा थीटा आपका 0 डिग्री होगा, जब आपका इंडक्टिव केस होगा उसमें आपका 90 होगा, और कैपेसिटिव केस में -90 होगा। क्योंकि इंडक्टिव केस में +90 होगा तो आपका जो है लीड करता है वोल्टेज करंट को बाय 90 डिग्री, और आपका कैपेसिटर केस के अंदर जो आपका करंट जो है लीड करता है 90 वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। इस तरह आप सिंपली इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो है आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करें, आपकी पावर की जो इक्वेशन है वो फाइनल फॉर्मेट में ये आ जाएगी। आप इन दोनों आप ये देख रहे हो साइन ओमेगा टी, और जो साइन की ये एक्सप्रेशन है ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, जिसके ऊपर आप लोग फार्मूला लगाओगे, और आप जिसका आपके साइन ए और साइन बी जो आप लोगों ने एफएससी के अंदर फार्मूले पढ़े हैं उसमें लगाएं, तो आपकी ये एक्सप्रेशन आ जाती है फाइनल। हम इसके उस डिटेल में नहीं जा रहे कि एक्सप्रेशन है ये किस तरह हम लोग डिराइव की, वो उसमें उससे हमारा कंसर्न नहीं है। अब आप इसमें देख रहे हो कि वी आई ये टर्म जो है आप लोग की आर एम एस के अंदर है, वी वोल्टेज भी आपकी आर एम एस में, करंट भी आपकी आर एम एस में, सिमिलरली ये भी है आपकी। आप लोगों ने सिंपली जो है इस टर्म को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, और आपके पास ये तीन एक्सप्रेशन आ जाती हैं। फाइनल एक्सप्रेशन आपकी ये है पावर की, जिसमें आपकी वी आई कॉस थीटा जो है आपकी एवरेज पावर है, और आपकी जो वी आई कॉस थीटा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर वो आपकी पीक को रिप्रेजेंट कर रही है, और वी आई साइन थीटा जो आपकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। पीक वैल्यू को हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर आप इस चीज़ को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास जो ये वो पीक है इस साइन के साथ, और ये वाली वैल्यू जो है वो पीक है इस साइन के साथ, इस कॉस के साथ, इसलिए हम इसको पीक वैल्यू कह रहे हैं। अब हमने ये जो अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आई है पावर की, हमने इसका बिहेवियर चेक करना है कि पावर का रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, और इंडक्टिव के अंदर क्या होगा, और कैपेसिटिव के अंदर क्या इसका इफेक्ट होगा। पावर का क्या रिलेशन फाइनल बनेगा। आपको जैसे पता है रेजिस्टिव का केस के अंदर जो होता है आपका एंगल जो है आपका वोल्टेज और करंट जो है आपके इन फेज होती है, और 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। तो आप सिंपली 0 डिग्री इसमें आप पुट करेंगे तो आपकी एक्सप्रेशन जो है तो फाइनली ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, जिसमें आपका वी आई जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज और डीसी टर्म को, और हम सिंपली इसी को यूज़ करेंगे। आपको पता है पावर इन रेजिस्टर जो है वी आई है, इसी को आप कह सकते हो वी इक्वल टू आई आर करता है स्केयर आर हो जाता है, या वी स्केयर ओवर आर। सिमिलरली ये आर एम एस की वोल्टेज आर एम एस वैल्यू है आपकी वोल्टेज और करंट की, इसको आप इसमें वी मैक्सिमम में चेंज करो तो उसका फार्मूला है वी मैक्सिमम डिवाइड बाय टू, आई मैक्सिमम डिवाइड बाय टू, आपकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये चीज़ आपकी इसके इक्वल भी है। ये सारी क्वेश्चन एक्सप्रेशन जो है कि यार रेजिस्टेंस की पावर के इक्वल है। इस तरह अगर आप लोगों ने अगर कैलकुलेट करनी है एनर्जी डिसिपेट कितनी हो रही है रेजिस्टर के अंदर, उसका फार्मूला W इज इक्वल टू पी टी, जबकि आपका जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, और आप लोगों ने सिंपली उसको एक्सप्रेशन को आप लोगों ने ओपन किया, पावर आपका वोल्टेज और करंट के इक्वल होता है, और टाइम पीरियड जो है आपका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि आपका एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो डिसिपेट हो रही है जो रजिस्टर के अंदर जॉउल के अंदर। सिंपली आप लोग ये देखोगे ये एनर्जी डिसिपेशन इन जॉउल्स के अंदर, और आपकी ये पावर डिसिपेशन इन वाट के अंदर होती है। अपेरेंट पावर की तरफ अगर हम आए, तो अपेरेंट पावर का जो एक्सप्रेशन है वो आपका एस इक्वल टू वी आई है। ये याद रखिए ये आपका डिफरेंट चीज़ है आपकी उस पी इक्वल टू वी आई से। अपेरेंट पावर के जो यूनिट्स होते हैं आपके वोल्ट एम्पेयर होते हैं, जबकि आपके पावर के जो सिंपल यूनिट होते हैं वो वाट होते हैं। अपेरेंट पावर आपको इस तरह यानी कि याद रख सकते हैं अपेरेंट पावर होती क्या है। इसमें आप कह सकते हैं कि जनरेशन जिस तरह आप लोगों के किसी प्लांट में पावर जनरेट हो रही है, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितनी पावर की यानी कितने किलो वोल्ट एम्पेयर जो है वो कितने इसकी जनरेट हो रहे हैं। इस तरह उस पावर को ट्रांसमिट कराने के लिए और ट्रांसमिशन लाइन यूज होती हैं जो कि उस पावर को हैंडल करने की एबिलिटी रखती हैं। इसी तरह वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की तरफ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जब आपके पास घर के अंदर वो पावर आती है तो आगे लोड लगा होता है जिसको वो पावर पहुंचती है, और वो डिपेंड करती है कि आप आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो उसकी कितनी एबिलिटी है उस करंट को वो
वो हैंड कैरी कर सके। उसके लिहाज से ही आपकी जो घर के जो लोड हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसको उतनी पावर की जो केबल है उसके उसको वो विथस्टैंड कर सकती है, उतनी करंट उतनी लोड को वो चला भी सकती है। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल इस लिहाज से इस तरह देता हूँ कि जिस तरह आप लोग यूपीएस जो है अगर आप बाज़ार से खरीदते हैं तो उसके जो पैकिंग होती है उसके ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है वोल्ट एम्पेयर जो है, वोल्ट एम्पेयर जो है उसमें गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 1000 वोल्ट एम्पेयर का भी यूपीएस होता है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें जो आपको ये 1000 वोल्ट एम्पेयर जो लिखे हैं वो आपका पेरेंट पावर है, वो आपकी पावर नहीं है, वो आपकी वाट नहीं है, वो पावर सिंपल पावर नहीं, वो आपकी पेरेंट पावर है। इसलिए इस केस के अंदर अगर आपका वो जो यूपीएस है वो अगर वो ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट के ऊपर, तो आप लोग सिंपली आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो कि ये डिवाइस जो है आपकी यूपीएस जो है कितना करंट आपको दे सकती है। उसके लिहाज से आप फिर आप लोड डिज़ाइन, लोड मतलब आप लोग देख सकते हो कि साथ कितना लोड हम लोग लगा सकते हैं। जैसे घर के अंदर आप लोग कितने उसके ऊपर पंखे चला सकते हो, यहाँ से आप लोग सिंपली जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो एज इक्वल टू एस ओवर वी करके। तो एस जो आपका 1000 वोल्ट एम्पेयर और वी जो है 220 वोल्ट है, और यहाँ से आपका जो है करंट आ जाएगा तकरीबन 4 एम्पेयर। तो इस 4 एम्पेयर के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो ये आप लोग उसमें देख सकते हैं। बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं फिर घर के लोड की। इस तरह अगर आपको कहीं कहीं यूपीएस के ऊपर आप लोगों को पावर गिवन होती है, वो आपको एक्सप्रेशन होगी 1000 वाट होगा, 1000 वाट अगर गिवन है तो इसमें लाजमी आपको पावर फैक्टर भी गिवन होगा उस यूपीएस का। तो पावर फैक्टर जब आपके पास गिवन होगा तो आप लोग सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो करंट यहाँ से इस एक्सप्रेशन के जरिए पी इक्वल टू पी आई कॉस थीटा के जरिए। जबकि आपका जो वोल्टेज आपको पता है 220 वोल्ट है, पावर जो है आपको 1000 वाट गिवन है, कॉस थीटा जो आपका कोई वैल्यू गिवन है जहाँ से आप लोग करंट निकाल सकते हो। ये जो पावर पीरियड पावर आपकी बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है। इसके ज़रिए आप लोग देख सकते हो कि डिवाइस कितना करंट आपका यानी कि प्रोड्यूस कर सकती है, जिसके लिहाज से आप लोग पूरे घर के अंदर जो जितनी डिवाइसेस आप लोग ऑपरेट उसके ऊपर करवा सकते हो यूपीएस के ऊपर। ये आप लोग याद रखें, ये आप लोग की असाइनमेंट भी इसके ऊपर बेस करेगी, मैं आप लोगों को असाइनमेंट जो दूंगा। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे से एस की एक्सप्रेशन वी आई आ गई, वी की जो है आपको एक्सप्रेशन बताइए आई जेड है, और आई की एक्सप्रेशन वी और जेड है। ये आपकी दो एक्सप्रेशन आ जाती हैं सिंपली। एवरेज पावर जो है आपको पता है वी आई कॉस थीटा है, और ये वी आई टर्म जो है आपके यहाँ पे अपरेंट पावर के वो बन गई है, और आपका जो पावर फैक्टर है आपका वो इक्वल हो गया पी ओवर एस। पावर फैक्टर आपका एफ पी से भी डिनोट करते हैं जो कि आपका कॉस थीटा के इक्वल है। पी ओवर एस करेंगे तो ये जब आपका वन तब होगा जब आपकी एवरेज पावर जो होगी इक्वल होगी, ये जब आपकी एवरेज पावर इक्वल होगी पेरेंट पावर के। दूसरा केस में हम देखते हैं इंडक्टिव सर्किट है, जब उसमें हम देखते हैं इंडक्टिव पावर क्या आती है आपकी। जब वो एक्सप्रेशन जो था हमारा पर ये वाला एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेशन था, इसमें हम लोगों ने थीटा 90 डिग्री जब आपने डाला पुट किया तो आपको कॉस 90 ये एक्सप्रेशन आपका जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ सिंपल ये एक्सप्रेशन रह गया, और साइन 90 आपका वन हो गया। सिंपल आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इसमें देख रहे हो कि आपकी जो ये एक्सप्रेशन है इसमें आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डबल है एज कम्पेयर टू दी फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज और करंट के। अगर आप लोग इसको इस तरह देखो कि आपकी ये इनपुट वोल्टेज है और ये आपकी इनपुट करंट है, और इनपुट इस करंट के अंदर आप लोग देख लो आपकी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो फाइनल इक्वेशन आई है उसकी दो फ्रिक्वेंसीज हैं, ये दो वेव फॉर्म्स हैं जो कि इस इक्वेशन को जस्टिफाई करती है। अच्छा, इंडक्टिव के केस में ये होता है कि आपका पावर जो है वो एनर्जी जो है आपकी इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है, फिर पॉजिटिव साइकिल के अंदर, और जो नेगेटिव साइकिल होता है उसमें एनर्जी रिलीज करता है। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी जितनी एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतनी एनर्जी जो है रिलीज कर रहे हैं, वापस अपने सोर्स को वापस भेज रहे हैं, तो हमें फिर हम कौन सी पावर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं। इसका आंसर ये है कि जब आप लोगों की एनर्जी जिस टाइम पे एब्जॉर्ब आप लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप लोगों का जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस जो है आपका वोल्टेज, ये करंट का और जो वोल्टेज का इस फेज डिफरेंस की वजह से आप लोग एनर्जी जो है वो कंपनी से बारो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो। इस फेज डिफरेंस को जितना आप लोग मिनिमाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है ये है अगर, और करंट की वेव फॉर्म अगर इस तरह जिस तरह रजिस्टिव केस के अंदर आती है, जो दोनों इन फेज होते हैं, करंट की और जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है दोनों इन फेज होते हैं, रजिस्टिव केस में उसमें आपकी पावर जो होती है ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती।
हो रही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पावर फैक्टर, जो आपका पावर फैक्टर है जो इन दोनों का आपस में ये मिनिमाइज करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल लेके आओगे, तब आप कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। यही चीज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर की जा रही होती है कि ताकि कम से कम बिजली जो है वो उसका यूज़, बिजली जो है यूज़ कम की जाए, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए। सिमिलरली आपका एक्सप्रेशन जो है आपका जो रिएक्टिव पावर का है वो Q इज इक्वल टू क्यू एल इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा हो गया, और इसके जो यूनिट्स है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव है। ये सिंपली आप लोग याद रखिएगा कि यूनिट्स आपने लाजमी लिखने हैं, वी ए आर वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। फॉर इंडक्टर जो है आपका, अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो सिंपली आपका क्यू एल जो है वी आई आ जाएगा। सिंपली 90 डिग्री यहाँ पे पुट करिएगा, इससे वी आई आ जाएगा। और वी जो है आपका आई एक्स एल के इक्वल है, और आई जो है आपका वी और एक्स एल, जो ये दोनों एक्सप्रेशन जो इसमें डालें आपकी ये दो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है। पावर फैक्टर जो है आपका एवरेज पावर इसके अंदर जीरो है, क्योंकि आपकी जो एवरेज टर्म्स थी यहाँ पे वो जीरो थी। ये आपकी एवरेज पावर थी जो कि आपकी जीरो थी। एवरेज पावर अगर आप देखें ये वाली एवरेज पावर, इसमें ये सारी जीरो हो गई आपकी, तो इसलिए आपकी जो पावर फैक्टर आप लोग देखना जीरो है। और आपका पावर जीरो है तो आपकी ये जीरो पावर फैक्टर इसमें आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा 0 डिग्री। इसलिए आपका ये आपका पावर फैक्टर जीरो है, तो आप की बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से आपको हाई अमाउंट ऑफ बिल पे करना पड़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड जो है और जो रिलीज है इंडक्टर की, वो इस एक्सप्रेशन से गिवन होती है, डब्ल्यू एल एल आई स्क्वायर, जबकि आई जो है आपका आर एम एस है। सिमिलर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर में भी थीटा आप 90 पुट करें, उसको उसी एक्सप्रेशन में, जनरल एक्सप्रेशन के अंदर जो आपकी बड़ी इक्वेशन है उसमें आपके जो 90 वाले हैं वो आपके जीरो हो जाएंगे, कॉस 90 और साइन वाली 90 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी वैसे ही है, क्यू सी इज इक्वल टू वी आई, और क्यू सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स सी, और क्यू सी इक्वल वी स्क्वायर एक्स सी, और यूनिट इसके वी ए आर है। अब पेयर पावर भी सिंपली उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, एज इक्वल टू वी आई, और आपकी जो कॉस पावर फैक्टर है वो भी आपका जीरो है इस केस के अंदर भी, और एनर्जी रिलीज जो है डब्ल्यू सी इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर। इसमें एल आई स्क्वायर था, उसमें सी वी स्क्वायर है। अच्छा, पावर ट्रायंगल, अगर इसमें पावर ट्रायंगल में ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आप लोगों को याद रखना है कि इसके जो पेरेंट पावर होती है वो इक्वल होती है एवरेज पावर प्लस रिएक्टिव पावर के। इसको पेरेंट, इसमें हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पावर जो है यहाँ पे ये आपकी एवरेज पावर, जिसमें आपका करंट और जो वोल्टेज है वो इन फेज होती है, इसलिए आपका फेज डिफरेंस जीरो, ये आपकी पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरह रिएक्टिव पावर, अगर इंडक्टिव केस है उसके अंदर आपके जो फेज डिफरेंस वो 90 डिग्री होता है, और उसकी पोलर फॉर्म ये गिवन है। इस तरह अगर आपका कैपेसिटर केस है उसमें फेज डिफरेंस 90 होता है, लेकिन उसमें लीड लैग होता है, जिसकी वजह से ये -90 शो किया गया है, और पोलर फॉर्म इसकी एक्सप्रेशन ये गिवन है। सिमिलरली आप लोगों ने इसी एक्सप्रेशन को जो है आप लोगों ने पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और इस एक्सप्रेशन में डाल दिया। इंडक्टर के केस में क्या होगा, एस इज इक्वल टू पी, ये रियल वेक्टर रियल ही रहेगा, और जो आपका ये जो था इसको आपने कन्वर्ट कर दिया उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, तो प्लस जे एक्स एल आ गया। सिमिलर इसका एक्सप्रेशन ड्रा है जिसमें जे एक्स क्यू एल जो है आपका 90 के ऊपर ड्रा हुआ है, पी पे कोई एंगल नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका एस जो है ये आ गया, जो कि इन दोनों का सम है। इसी तरह कैपेसिटिव लोड के लिए भी यही चीज़ गिवन है, जिसमें क्यू सी जो है आपका -90 है, जिसमें वो नीचे ड्रॉप हुआ हुआ है, और आप पी जो आपका जीरो है, और ऐसा आपका दोनों का सम आ गया। अगर सर्किट का, अगर सर्किट में अगर दोनों कंपोनेंट्स है, अगर फॉर एग्जांपल इंडक्टिव लोड भी है और कैपेसिटिव लोड भी है, जो रिएक्टिव पावर होगी वो आपकी होगी डिफरेंस ऑफ रिएक्टिव पावर्स ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, क्यू एल माइनस क्यू सी होगी टोटल जो है। अगर ये आपकी इम्पीडेंस डायग्राम है जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है, तो आप लोगों की जो इम्पीडेंस डायग्राम होगी, अगर इस केस में क्या होगी, जो अपेरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एवरेज पावर के केस के अंदर, ये आपकी पावर है सिंपल, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ है, जिसका 0 डिग्री एंगल है। ये आपकी टोटल रिएक्टिव पावर है, ये क्यू टी है, जो कि क्यू एल इंडक्टिव पावर माइनस क्यू सी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें आपका क्यू को पता है आपको, क्यू एल जो है आई स्केयर एक्स एल है, और क्यू सी जो है आई स्केयर एक्स सी है। इसमें साई कॉमन निकालें, क्यू एक्स एल माइनस एक्स सी आ जाएगा, और एस जो है आपका आई स्केयर जी आ जाएगा। या आपका एस जो है ये भी होता है, इसका एस इज इक्वल टू एस के इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। या आप ये पाइथागोरस थ्योरम है, जहाँ आप ये भी लगा सकते हैं, एस इक्वल टू अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। ये सिंपल से एक चीज़ है। या आप ये भी लगा सकते हो, एस टोटल इज इक्वल टू पी टोटल
प्लस जे क्यू टोटल। ये प्लस माइनस जे है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, यानी कि डिपेंड करती है कौन सी रिएक्टिव पावर किसकी ज़्यादा है, इंडक्टिव की ज़्यादा है या कैपेसिटर की ज़्यादा है। ये क्यू टोटल उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तो आपका क्यू टोटल जो है वो इंडक्टिव है तो उस केस के अंदर आपका ये प्लस जे आ जाएगा। अगर आपका जो है क्यू टोटल कैपेसिटिव है तो आपका माइनस जे आ जाएगा। आप लोग इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सेम है। सिंपली हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसमें सिंपल आर एल लोड है आपका, वोल्टेज आपको गिवन है, आपने करंट फाइंड करना है, रियल पावर फाइंड करनी है, और आप लोगों ने जो है पेरेंट पावर फाइंड करनी है, रिएक्टिव पावर फाइंड करनी है। करंट आपका क्या है, आपका आई इज इक्वल टू वी ओवर जेड टी। वी आपका 10 वोल्ट एट एन एंगल 0 डिग्री, जेड टी आपका क्या है 3 प्लस जे 4। सिंपली आपने फाइंड किया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई, आंसर आ गया, और एंगल आपका ये आ गया। ठीक है, हो गया। रेडियल पावर आपकी क्या, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सिंपल फार्मूला आप लोगों ने लगाया, जो आपको ये गिवन है, ये आपको बताया यहाँ पे, ये पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर लगाया, आई स्क्वायर आपको पता है 2 एम्पेयर है, और आर जो है 3, तो आपने पुट की 12, आपके पास वाट आ गई। क्यू एल इक्वल टू आई स्क्वायर क्यू एल एक्स एल है, ये ओके, ये एक्सप्रेशन आपके आई स्क्वायर एक्स एल ये है, और क्यू सी भी आई स्क्वायर एक्स सी है। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सेल आ गया, तो ये 16 वी ए आ रहा है, ये एक्टिव पावर आ गई। तो टोटल आपकी कौन सी होगी, वो अपेरेंट पावर कितनी होगी, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एल। इसमें आपका प्लस जे इसलिए है कि आपका इंडक्टिव लोड है, और 12 वाट प्लस जे 16 वी ए आर एल, और आपका 20 वोल्ट एम्पेयर आ गई। आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म को, या पोलर फॉर्म में, फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में एक ही बात है। जो ये आपकी इसी रिप्रेजेंटेशन आ गई, इसको आपने ड्रॉ करना है। तो पावर आपकी 12 वोल्ट, जिसका एंगल 0 है, क्यू जो आपका 90 है के ऊपर है। ठीक हो गया। और जो आपकी एस है वो आपका 20 है, और आपका जो एंगल है 53.13 जो एस का एंगल है, ये आ गई। ये आपकी पावर ट्रायंगल डायग्राम आ गई। अच्छा, अब आप एक याद रखें बात कि कोई भी सिस्टम है आपके पास, फॉर एग्जांपल सीरीज का सिस्टम है या पैरेलल का सिस्टम है आपके पास, तो आप लोगों ने हर उसकी ब्रांच की जो है ना रियल पावर कैलकुलेट करनी है, आपने रेक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है उस हर ब्रांच की, और आपने जो है टोटल रियल पावर पे कैलकुलेट करनी है सब ब्रांचेस की प्लस करके। फिर टोटल रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, वो जो कि सबका डिफरेंस होगा, सब ब्रांचेस की अंदर जितने भी कैपेसिटिव लोड लगे हैं या इंडक्टिव लोड लगे हैं उन सब का डिफरेंस होगा। और फिर आप लोगों ने टोटल अपरेंट पावर फाइंड कर लेनी है, जो कि डिपेंड करती है क्यूटी के ऊपर और पीटी के ऊपर, जो ये एक्सप्रेशन से आप लोग फाइंड करेंगे। इस तरह पावर फैक्टर आप लोग फाइंड कर लोगे, जो इस पूरे सिस्टम का डिपेंड करता है टोटल पावर के ऊपर, और टोटल अपीरेंट पावर के ऊपर, टोटल एवरेज पावर के ऊपर, और टोटल अपीरेंट पावर के ऊपर। ये नोट में नहीं आप लिखा हुआ है, तो टोटल रियल रिएक्टिव एंड अपीरेंट पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड कनेक्टेड सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल। अब इसमें ये बता रहा है कि जैसे मर्जी आपका लोड लगे हो, मतलब यहाँ पे आप सीरीज पैरेलल में है लगे हुए, ये सीरीज में आ रहा है, ये दोनों पैरेलल में है। तो आप लोगों ने इसको ये नहीं देखना कि कौन सा, मतलब हम इसको सॉल्व करें पैरेलल में करके फिर दोबारा सीरीज में करें। आपने सिंपली क्या करना है कि सब ब्रांचेस की जो है, यानी कि एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और एक ये ब्रांच है, इन सब की जो है आप लोगों ने पहले फाइंड करनी है रियल पावर, अपीरेंट पावर, रिएक्टिव पावर। इसी तरह आपने इसकी भी फाइंड करनी रियल, रिएक्टिव और अपीरेंट पावर, इसकी भी आपने फाइंड करनी रियल, अपीरेंट और रिएक्टिव पावर। फिर सब की रियल पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और सब की जो रिएक्टिव पावर्स हैं आपस में इंडिविजुअली ऐड हो जाएंगी। फिर आखिर में आप लोगों ने इस टोटल अपीरेंट पावर आपने निकालनी है, जो इस पूरे सिस्टम के लोड के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह सिंपल है, आपका एग्जांपल है एक, हम इसमें देखनी है टोटल पावर कितनी है, टोटल रिएक्टिव पावर कितनी है, टोटल अपीरेंट पावर कितनी है, और पावर फैक्टर कितना है। लोड वन आपका जो है, जिसमें आपके देख रहे हो जीरो रिएक्टिव पावर है, और आपकी जो पावर है एवरेज पावर जो है आपकी वो 100 वाट है। ठीक हो गया। सिमिलरली आपकी जो ये आपका लोड है, उसमें आपका टोटल रिएक्टिव पावर जो है आपकी 700 वाट है, और इसमें 200 वाट आपकी एवरेज पावर है। इस सिमिलरली यहाँ पे 1500 वाट है, और 300 वाट आपकी एवरेज पावर है। आपको मैंने क्या कहा था कि आपने सिंपली ऐड करनी है सबकी पावर, सब ब्रांचेस की पावर, रियल पावर को ऐड करना है सबकी। रियल पावर आप लोग ऐड करोगे तो आपकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, सबकी रियल पावर्स ऐड होगी अलग से। इस तरह टोटल पेरेंट पावर, टोटल रिएक्टिव पावर आप लोगों ने क्या था, डिपेंड करता है रिएक्टिव पावर डिफरेंस ऑफ रिएक्टिव पावर्स ऑफ
लोड्स है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1500 माइनस ये आपका कैपेसिटिव लोड है, ये आगे सी लिखा हुआ है, ये आपका इंडक्टिव है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो ये माइनस करके 800 वार आ जाएगा और आगे मैंने सी लिख दिया। ये सी इसलिए लिखा क्योंकि इसमें जो सी की जो रिएक्टिव पावर वो ज़्यादा है, इसलिए वो डोमिनेंट है, इसलिए सी लिखा गया है। और सिंपली टोटल अपरेंट पावर क्या होगी, इन दोनों का सम हो जाएगा, एस टी पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। आपके पास 1000 वोल्ट एम्पेयर आ गया। पावर फैक्टर आप लोगों ने निकालना टोटल, तो वो आपका पी टी और एस टी हो जाएगा 600 वाट और 1000 वोल्ट एम्पेयर 0.6 लीडिंग। लीडिंग इसलिए लिखा है, ये कैपेसिटिव केस है। कैपेसिटिव केस में लीडिंग किसी होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज, इसलिए हम लीडिंग लिख रहे हैं इसको। इसी तरह आप लोग टोटल टोटल करंट भी आप लोग निकाल सकते हो। एस टी का आपको पता है वी आई होता है, एस टी आपको अपने ऊपर यानी कि फाइंड कर ले 1000 वोल्ट एम्पेयर और वोल्टेज आपकी 100 वोल्ट है, यहाँ पे आपका 10 एम्पेयर आ गया। आप लोग यहाँ से जो है एंगल भी निकाल सकते हैं। पी इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा लगाएं, थीटा जो है आपका फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज और आई एम, और आपको ये पता है ये कॉस थीटा जो है आपका एफ पी के इक्वल है, जो कि पावर फैक्टर है। और यहाँ से आप लोग थीटा निकालें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ पी की आपको वैल्यू पता, आप लोगों ने जो निकाल लिया वो आपको 0.6 है, 53.13 भी आ जाएगी। एंगल आप इस तरीके से और भी निकाल सकते हैं, जब आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देखो एस इक्वल टू पी टोटल पी और माइनस जे क्यू टी, ठीक हो गया। जो आपका टोटल पी है वो आपका 600 वाट है, और जो आपका जो क्यू टोटल है वो आपका 800 वाट है, ठीक हो गया। आप सिंपली इस जो आपकी जो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म के अंदर जब आप लोग करोगे तो आपके पास ये आएगा 1000 वोल्ट एम्पेयर, ये आपका आ गया, ये चीज़ एक्सप्रेशन आ गई 1000 वोल्ट। और आपके पास इसके साथ एंगल भी आ जाएगा पोलर फॉर्म के अंदर, जबकि यहाँ पे हमने एंगल नहीं कैलकुलेट किया, एंगल हम लोगों ने बाद में कैलकुलेट किया इसके थ्रू, इन फार्मूलेस के थ्रू, पावर फैक्टर के थ्रू। तो ये आपका जो एंगल यहाँ पे आएगा वो आपका एंगल -53 -53.13 आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस में आपका ये आपका कैपेसिटिव केस है, इसलिए आपका जो है ये माइनस में आया जी। सिमिलरली आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। पावर आपको पता है 600 वाट है, और आपका जो टोटल रिएक्टिव पावर है वो आपकी 800 वाट है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपेसिटिव केस है। और जो आपकी टोटल अपीरेंट पावर आ गई वो आपकी डाउनवर्ड में ड्रा हो गई, जो कि आपकी 1 किलो वाट है। और आपका जो एंगल इसका आया था यहाँ पे वो माइनस में था, और वो 53.13 आ गया। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं, ये आपकी एग्जांपल है, इसमें आपने टोटल पावर फाइंड करनी है, टोटल रिएक्टिव पावर फाइंड करनी है, और टोटल अपीरेंट पावर और पावर फैक्टर फाइंड करना है टोटल। फिर आपने पावर ट्रायंगल स्केच करनी है, उसके बाद डब्ल्यू आर फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी 160 हर्ट्ज के ऊपर, डब्ल्यू सी फाइंड करना है, डब्ल्यू एल फाइंड करना है। ये आपकी एनर्जीज हैं जो डिसिपेट हो रही है रेजिस्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर 60 हर्ट्ज के ऊपर। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पे जो है करंट फाइंड किया, आई इक्वल टू ई ओवर जेड टी। आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। टोटल पावर क्या आपका होता है आई स्क्वायर आर, ये 600 वाट आ गया आपके पास। और रिएक्टिव पावर आपकी कौन सी होती है, क्यू आई स्क्वायर एक्सएल 700 वी आर एल आ गई। और क्यू सी भी आपके पास आ गया आई स्क्वायर एक्स सी करके हुआ। तो आपके पास चाहिए टोटल रिएक्टिव पावर, चाहिए टोटल रिएक्टिव पावर में क्या होता है, डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के रिएक्टिव पावर्स के, इंडक्टर और कैपेसिटर की। वो आपका 800 वी आर आ गया, और इसमें कैपेसिटर की ज़्यादा है तो वो कैपेसिटर डोमिनेंट है। और आपका जो एस टी जो होगा ये इस तरह आ गया एक्सप्रेशन आपका 1000 वोल्ट एम्पेयर, ये 0.6 लीडिंग है। सिमिलरली ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, ऊपर आप लोग एंगल फाइंड करने, ऐसा आप किस तरह और भी फाइंड कर सकते हो पोलर फॉर्म के थ्रू भी, और उसको पोलर को फिर आप दोबारा रेक्टेंगुलर में भी कर सकते हो। सिमिलरली ये चीज़ें दोबारा ड्रा की गई उसी तरह जिस तरह ऊपर ड्रा की गई थी। और ये आपका डब्ल्यू आर आ गया, वी आर आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है 6 ओम है, वी आर आई आर आई आपको पता 10 एम्पेयर 10 इंटू 660 हो जाएगा। इस तरह वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो 7 इंटू 10 70 हो जाएगा, और जो 15 इंटू 10 150 हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो यहाँ पे गिवन है। ये 60 70 और 150 करंट आपको पता है 10 10 है,
और मेगा जो आपको 2 पाई एफ है। मेगा जो 2 पाई एफ है, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी आपको पता है, पाई का भी पता है 3.14 है, और ये सिंपली आप मल्टीप्लाई करें आपकी 377 आ जाएगी। एग्जाम्पल ये लिए हम देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये हम लोग हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा, इस एग्जांपल में क्या है, ये आपको सर्किट गिवन है, ये आपका एक तरह से घर का सर्किट है, एक घर घर का लोड है जो कि पैरेलल के अंदर वायरिंग हुई होती है घर की। तो ये आपका सोर्स है, ये आपके बल्ब लगा हुआ है, ये आपका हीटिंग एलिमेंट है कोई, ये आपकी मोटर है, ये आपका कोई कैपेसिटिव लोड है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, टोटल पावर फाइंड करनी है हर ब्रांच की, रिएक्टिव पावर फाइंड करनी है हर ब्रांच की, फाइंड करनी है पेरेंट पावर फाइंड करनी है हर ब्रांच की, और पावर फैक्टर फाइंड करना है आपने हर ब्रांच का फाइंड करना है। यानी कि इस ब्रांच का जो है आपने ये सारे कंपोनेंट फाइंड करने हैं, इस ब्रांच के भी ये सारे कंपोनेंट फाइंड करने हैं, इसके भी ये सारे कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। आपने फिर बाद में टोटल पावर फाइंड करनी है पूरे सर्किट की, टोटल रिएक्टिव पावर, टोटल पेरेंट पावर और टोटल पावर फैक्टर मालूम करना है, फिर उसको स्केच भी करना है, और फिर आपने आखिर में करंट देखना है कि ये सोर्स है ये कितना करंट दे यानी कि प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि ये लोड जो है आपसे कितना करंट मांग रहे हैं दूसरे महीनों के अंदर। बल्ब्स आपके पास 12 है और 60 वाट का एक बल्ब है, तो इसका मतलब 720 वाट आ गए। इसकी रिएक्टिव पावर कोई नहीं है, तो इसलिए 0 वोल्ट VAR आ गया। पेरेंट पावर आपकी क्या है, इक्वल टू VI आपका क्या पावर के इक्वल होता है। आपकी जो पेरेंट पावर है वो आपकी इक्वल होगी एवरेज पावर के। इस तरह आपका पावर फैक्टर जो है रेजिस्टिव के केस के अंदर जो है वो 1 है। ये आपके बल्ब जो रेजिस्टिव एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट के केस में क्या आपकी पावर 6.4 किलो वाट, जी 6.4 किलो वाट है, आपका रिएक्टिव पावर 0 है क्योंकि इंडक्टिव नहीं है ये। और आपकी जो पेरेंट पावर है वो आपकी इक्वल हो जाती है सिंपली एवरेज पावर के, तो इसलिए आपका पावर फैक्टर भी 1 हो गया जिस तरह ऊपर आया है। मोटर के केस के अंदर आपका क्या है, आपको एफिशिएंसी गिवन है 82%, और पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.72। इंडक्टिव केस है लैगिंग है, और 5 हॉर्स पावर इसकी आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर 5 इनपुट पावर, सॉरी, जिसके आप लोगों ने इसको ऑपरेट करना है जितनी पावर के ऊपर, ये इसकी इनपुट पावर है 5 हॉर्स पावर। 5 हॉर्स पावर को आप लोगों ने 746 वाट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपकी ये पावर उसमें वाट में आ जाएगी, क्योंकि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 होता है। सिंपली आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को आप लोगों ने किया, ये जो आपका एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट ओवर पी इन इंटू 100। ठीक, आपने एफिशिएंसी जो है आपकी 0.82 आ गई, और आपने ये एक्सप्रेशन किया, ये आपकी आउटपुट पावर डिवाइड किया आप लोगों ने इसको एफिशिएंसी से, इनपुट और तो चल जाएगी, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, और सिंपली आपकी पावर इनपुट आ जाएगी अपनी 9468.18। पावर फैक्टर आप लोग निकाल लें इसका, एफ पी इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस, आपको पावर फैक्टर का पता है आपको 0.76 है, यानी सॉरी 0.72 है। 0.72 आपने पावर फैक्टर उसमें इनपुट की है वैल्यूज़ की, और आपके पास जो थीटा है आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप लोग जो है इसकी पेरेंट पावर निकालें, एफ पी इज इक्वल टू पी ओवर एस के फार्मूले के थ्रू। पावर आपको कैलकुलेट आप लोगों ने कर ली है, और पावर फैक्टर आपको पता है कि 0.72 है। सिंपली आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास पेरेंट पावर आ जाएगी। क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा लगाएं आप फार्मूला। अच्छा, वी आई जो है आपका जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये आपका एस के इक्वल है, जो कि आपकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो आप लोगों ने सिंपली पुट किया आपने ये, और थीटा की वैल्यू जो आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो आप लोगों ने पुट की है। इन दोनों को सॉल्व करें आप लोगों का ये फाइनल वैल्यू आ जाती है, ये वाली वी आर एल। सिमिलरली कैपेसिटिव लोड है आपके पास, अगर कैपेसिटिव लोड ये वाला कैपेसिटिव लोड है, इसके लिए भी आप लोगों ने पावर कैलकुलेट करनी है, एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, और पावर फैक्टर मालूम करना है। तो वो आपका क्या आएगा, करंट आप लोगों ने पहले मालूम किया क्योंकि आपके पास करंट आपको रिक्वायर्ड है, जो कि आपको सारी एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों को रिक्वायर्ड आ गया पावर फाइंड करने के लिए, कैपेसिटी रिएक्टिव पावर फाइंड करने के लिए। तो करंट आपका क्या आ गया, ई ओवर जेड, जेड आप लोगों का वही टोटल इम्पिडेंस है इस ब्रांच की, 9 - 12 J, ये आ गया। इन दोनों को आप इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये आपके आपके पास, और आप डिवाइड कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा।
पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर करें। आई का आपको करंट आपके पास मालूम है, इसके मैग्नीट्यूड 13.87, और ये आपके पास पावर आ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, क्यू सी आई स्क्वायर एक्स सिमिलर रिएक्टेंस आपको पता है कैपेसिटर की कितनी है, और ये 2308.52 वी आर सी आ जाएगा। और सिमिलर इसको आप लोग ऐसे को 20 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करें, आपके पास पेरेंट पावर इस फॉर्मूले के थ्रू आ जाएगी। और पावर फैक्टर जो है आप लोग इस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि आपके एफ पी इक्वल टू पी ओवर एस है। पी आपको पता है, एस पी पता है, और आपको 0.6 आ जाएगा कैपेसिटर के साथ, इसलिए आपने आगे लीडिंग लिख दी है। अब बी पार्ट आप लोगों का क्या है कि आपने सब पावर्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। टोटल पावर आपकी कौन सी, एवरेज पावर टोटल कितनी है आपकी, रिएक्टिव पावर टोटल कितनी है, और फिर आपकी अपीरेंट पावर कितनी है। तो आपने ऊपर सारी पावर्स निकाल ली हुई हैं। आपके पास बल्ब की 720 वाट है। उसके बाद ये हीटिंग एलिमेंट 6.4 किलो वाट है। यहाँ पे आपके पास 9648 मोटर की पावर है, और यहाँ पे आपके कैपेसिटर की जो है 1731 पावर है। इन सब को आप लोगों ने ये ऐड कर लिया, ये आपके पास टोटल पावर आ गई। इसी तरह रिएक्टिव पावर जो होगी आपकी, वो डिफरेंस होगी रिएक्टिव पावर्स ऑफ मोटर और कैपेसिटिव केस की। ये आपकी रिएक्टिव पावर कैपेसिटर की है, ये वाली, और ये वाली रिएक्टिव पावर जो है आपके पास है मोटर की है। तो आपको इसमें से देख लो, ज़्यादा जल्दी जो है आपकी मोटर की है, तो इसलिए लैगिंग केस बनेगा आपका। मोटर के में से माइनस करेंगे, आपके मोटर की रिएक्टिव पावर से माइनस करेंगे कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर को, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी जो 275.38। ये इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट है आपका। टोटल अपीरेंट पावर आपने क्या कैलकुलेट कर दी, अंडर रूट पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। आपके पास ये वोल्ट एम्पेयर आ गए 13559.9। टोटल पावर फैक्टर क्या आ गया, पी टी टोटल एवरेज पावर ओवर टोटल अपीरेंट पावर, आपके पास 0.98 आ गया लैगिंग केस के अंदर। इस तरह आप लोग यहाँ से एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं, जिसका एंगल जो है 8.88 डिग्री आ गया। आखिरी आप लोगों का जो पार्ट है वो आपका है सोर्स करंट है। सोर्स करंट आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, वो आपको ये पता है कि पेरेंट पावर्स के थ्रू आपको फाइंड कर सकते हैं। एज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू एस ओवर वी करें, आपके पास ये 65.19 एम्पेयर आ गए। टोटल एम्पेयर पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो ये है, और ई आपको पता है 208 वोल्ट है। ये एक्सप्रेशन गिवन है। करंट आपके पास आ गया। एंगल जो है आपका जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये आपका जो है केस इंडक्टिव केस है। इंडक्टिव केस के अंदर जो है करंट आपका शिफ्ट हुआ हुआ है। वोल्टेज आपकी अगर जीरो से शुरू हो रही है तो आपका वोल्टेज लीड करती है इंडक्टिव को, तो इसका मतलब है करंट जो आपका शिफ्ट हुआ है राइट साइड के ऊपर 8.8 समथिंग डिग्री कुछ शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। या आप ये एंगल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर तरीका एक बताया था। जब आप लोग यहाँ पे यूज करोगे एस इज इक्वल टू पी टोटल प्लस जे क्यू टोटल। ठीक हो गया। ये आपका जो पी टोटल है आपका, वो आपका ये है, और जो क्यू टोटल है वो आपका जो है ये वैल्यू है। तो सिंपली आप इसको रेक्टेंगुलर को आप पोलर फॉर्म में करें, आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो होगी आपकी 1359.9, जो कि ये वैल्यू है। और इसके साथ एंगल भी आ जाएगा आपका, जो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर आप लोग करते हो, एक्सेल करते हो। इसमें आपका वाई क्या है, आपका क्यू आ जाएगा, और आपका जो आपका थीटा इज tan इनवर्स वाई ओवर एक्स ना, ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया और ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया। जब इसको मल्टी डिवाइड करोगे आपस में, तो उसका tan इनवर्स लोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 8
अच्छा, एंगल आप लोगों को मैं बता रहा था कि आप लोग एंगल इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट के साथ एंगल आएगा। एस टी जो है आप लोगों का हो जाएगा उसमें पी टोटल और प्लस जे एक्सएल जे क्यू एल जे क्यू टोटल सॉरी, जो कि इंडक्टर का है। तो आप लोग ये एक्सप्रेशन जब आप लोग करेंगे, जैसे इस पोलर फॉर्म को जो है आप लोग, जिसमें पावर जो है आपकी ये है और आपकी जो क्यू टी है आपका ये वाला, ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आप लोग उसमें फेजर फॉर्म के अंदर करें, जब पोलर फॉर्म के अंदर करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी 25,5,9.9। ठीक है, और एंगल आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई आपके पास जो है वो ये है और एक्स आपके पास ये है वैल्यू। तो आपके पास ये पॉजिटिव में आ जाएगा, वो जो कि होगा 8.88 डिग्री। ठीक हो गया। तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग एंगल निकाल सकते हैं एस टी का। सिंपली आप स्केच करें इसको, पावर का कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री, क्यूटी का जो है 90 डिग्री के ऊपर है, अपवर्ड ड्रा हुआ, और एस टी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इन दोनों का सम है, और एंगल इसका जो है आपका 8.8 डिग्री है। याद रखें यहाँ पे हमने करंट जब हम लोगों ने फाइंड किया इसके साथ हम लोगों ने इसके एंगल का माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आप लोगों का इंडक्टर के केस के अंदर जो होता है आपका माइनस लगाया, तो आपका राइट शिफ्ट किया उसने आपका, ये वोल्टेज की अगर वेव फॉर्म है तो आपके अंदर ये याद रहे कि आपके इंडक्टर केस के अंदर वोल्टेज लीड करती है करंट को। ठीक है, तो जिस केस के अंदर अगर आपका ये जो -8.8 है तो इसका मतलब करंट आपका कहीं यहाँ से शुरू हो रहा होगा, और वोल्टेज की वेव फॉर्म इसलिए पहले आ रही है और करंट की बाद में आ रही है, इसलिए आप लोगों ने ये माइनस लगाया यहाँ पे, जो कि जस्टिफाई करती है इस बिहेवियर को कि वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री इन इंडक्टिव केस। आज आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफ़ी है। और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि यूपीएस आपके पास अगर है तो उसमें करंट जो है किस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एक फाइनल टॉपिक होगा इस चैप्टर में से वो पावर फैक्टर करेक्शन का होगा, कि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा जो बिल है वो कम से कम आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।